तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये चैप्टर बात करता है कि कैसे जो मल्टीपल कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिलती हैं, ट्रेड कैरी आउट करती हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के। एक सेट ऑफ अग्रीमेंट्स को फॉलो करके जो ट्रेड परफॉर्म करती हैं वो, तो वो कैसा होता है और क्यों होता है वो भी जानेंगे। तो पहले तो मैं आपको बेसिक बताना चाहूँगा। इंटरनेशनल ट्रेड इज शेप्ड बाय ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन नेशन। अग्रीमेंट्स फॉर्म होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। वो अग्रीमेंट्स जो हैं ट्रेड को ईजिली और सक्सेसफुली कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। ये अग्रीमेंट्स अगर नहीं रहेंगे तो फिर काफ़ी सारे इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज खड़े हो सकते हैं जो कि ट्रेड के लिए अच्छे नहीं होते। मोस्ट कॉमन ट्रेड अग्रीमेंट्स और प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट एंड फ्री ट्रेड टाइप्स, दो मेन हैं। बाकी कई सारे हमारे पास और भी हैं। हम इन सब के बारे में देखेंगे, समझेंगे, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एक ये आता है हमारे पास मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म रेफर्स टू अलायंस ऑफ मल्टीपल कंट्रीज परस्यूइंग कॉमन गोल्स। मान लीजिए 3 कंट्रीज़ हैं, ए बी सी। तीनों का गोल है अपनी जीडीपी को आज से 5 साल के बाद कोई 5% के ग्रोथ रेट पे लेके आना एनुअली। तो गोल अच्छा है, काफ़ी अच्छा गोल है तीनों कंट्रीज़ का। तो अभी ये तीनों कंट्रीज़ को फेवरेबल क्या होगा कि आपस में मिल के ट्रेड करें, एक अग्रीमेंट अपना बना लें जिसमें तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तीनों एक दूसरे से बाय करते हैं, कम प्राइसेस पे बाय करते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगती, टैरिफ्स नहीं लगते जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ऐसे कई सारे अग्रीमेंट्स डिफ़ाइन करके वो साथ में काम करें तो बेटर होगा उनके लिए। उसको मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं। और इसी के चलते आया गैट, जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। गैट एक, जो मैंने आपको बताया, मल्टीलैटरलिज्म का ही नतीजा है। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूं कि गैट के बाद क्या हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं एक टाइम के बाद गैट ख़त्म हो गया था, तो गैट के बाद क्या हुआ। गैट के बाद बारी आई डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड अग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि फ्री ट्रेडिंग इनिशिएट करवाना। कोई इरेगुलर जो रहते हैं प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस जो रहते हैं ट्रेड के टाइम, वो कंडक्ट ना हो, तो उसके अगेंस्ट रूल्स बनाए गए। इसको एक फेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई कंट्रीज़ ने वो टाइम पे डब्ल्यूटीओ के आने के बाद काफ़ी सारे रूल्स वगैरह फॉलो करना शुरू करा ट्रेड को लेकर। गैट के टाइम उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, गैट काफ़ी अनऑर्गेनाइज सा एक ट्रेड फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर हमारे पास आता है रीजनलिज्म एंड ट्रेड ब्लॉक्स। रीजनलिज्म एंड ट्रेड ब्लॉक्स मतलब ये आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके साथ आप एक अग्रीमेंट फॉर्म करता है जो आपको ट्रेड में हेल्प करता है। तो मल्टीलैटरलिज्म जियोग्राफिकल नहीं था, बट ये जियोग्राफिकली एक अग्रीमेंट फॉर्म होता है, जैसे कि नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फिर CACM, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट। फिर एशियन आता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऐसे कई सारे और हैं। तो जब ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली फॉर्म होते हैं तो इनको रीजनलिज्म एंड ट्रेड ब्लॉक्स कहा जाता है। मेजरली ट्रेड ब्लॉक्स का नाम दिया जाता है इनको। फिर आता है टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सबसे जो बेसिक टाइप होता है वो है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट WTO का एक सब पार्ट है। WTO ने प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट लाया था कि जो WTO मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए ट्रेड करना इजी हो जाए। आपस में दो कंट्रीज़ एक दूसरे को फ्री ट्रेड जितना हद तक पॉसिबल है उतना उसमें हेल्प करेगी। 100% फ्री ट्रेड नहीं होता, उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में बात करी है कि 100% फ्री ट्रेड क्यों नहीं हो सकता। तो ये क्या कहता है कि रिड्यूस और टू एलिमिनेट टैरिफ बैरियर्स ऑन सिलेक्टेड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ द PTA। इन जनरली जो PTA की मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वही WTA की मेंबर कंट्रीज़ भी होती हैं। कुछ एक आध दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो PTA साइन नहीं करती प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है।
फिर हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो है FTA, फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का भी सेम पर्पस है जो हमने ऊपर पढ़ा था, रिड्यूस और एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स। तो ये क्या करता है कि ये बाकी की जो दुनिया है ट्रेड एग्रीमेंट के बाहर की, फ्री ट्रेड एरिया के बाहर की, जोग्राफिकली जो उस एरिया के बाहर की है, उनको निकाल देता है। उसके अलावा जो आप अंदर की कंट्रीज़ हैं, आप बड़े आसानी से फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड बैरियर्स कम से कम है आपके लिए। फिर कस्टम यूनियन आता है। कस्टम यूनियन कहता है कि इन्वॉल्व्स द रिमूवल टू टैरिफ बैरियर्स बिटवीन मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं कस्टम यूनियन के, वो मेंबर्स के लिए टैरिफ बैरियर्स हटा दिए जाते हैं, एक एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लेके आए जाते हैं इन कंपैरिजन टू द नॉन मेंबर्स। मान लीजिए कोई कस्टम यूनियन का कोई एक्स कंट्री पार्ट नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो एक्स कंट्री है उसको एक कंपैरेटिवली हाई रेट ऑफ टैरिफ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, सदर्न कोन कॉमन मार्केट। ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, ये 1991 में फॉर्म हुआ था इन कंट्रीज़ से। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए इंडिया इनके साथ ट्रेड करेगा तो फिर वो इस एरिया में नहीं आता, तो उन पर एक जो जनरली एक्सेप्टेबल टैरिफ रेट है वो लगेगा। बट अगर ये लोग आपस में ट्रेड करेंगे तो शायद इन पे ना लगे या कम भी हो, बहुत कम लेवल का लगे या ना भी हो सकता है। फिर हमारे पास आता है कॉमन मार्केट और सिंगल मार्केट। तो कॉमन मार्केट या सिंगल मार्केट अगर मैं बोलूँ तो एक तरह से कोई भी कंट्री के लिए जो उनका अंदर का मार्केट है, जहाँ पे टैंजिबल गुड्स का फ्री ट्रेड है, टैंजिबल गुड्स या सर्विसेज का फ्री ट्रेड होता है, उनके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनका फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकता है। अभी तक जो हम ऊपर बात कर रहे थे वो खाली जो इनका गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट है उसकी बात कर रहे थे, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है उसकी बात कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या होता है कॉमन मार्केट और सिंगल मार्केट में कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको भी फ्रीली मूव करना अलाउड है, कि जैसे USA का कोई बंदा इंडिया में कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, उसको ज़्यादा चार्जेस बेयर नहीं करना पड़ेंगे, ज़्यादा कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी उसके रिगार्ड में। फिर आता है फुल इकोनॉमिक यूनियन। फुल इकोनॉमिक यूनियन एक ट्रेडिंग ब्लॉक का ही कंटिन्यूएशन है जो हमने ऊपर ट्रेडिंग ब्लॉक पकड़ा था। तो ये क्या कहता है, जितने भी एग्जांपल अगर मैं इसका दूँ तो यूरोपियन यूनियन आता है सबसे पहले इसका एग्जांपल। यूरोपियन यूनियन एक पूरा कॉन्टिनेंट जो है उसमें सारी कंट्रीज़ जो हैं आपस में फॉर्म करी, उन्होंने यूरोपियन यूनियन क्रिएट करा, उनके बीच में एब्सोल्युटली फ्री ट्रेड है और उनकी पॉलिसी कुछ इस प्रकार है कि बाहर किसी के साथ ट्रेड ही नहीं करना। तो फिर उन कंट्रीज़ जो उस यूनियन की फॉर्म पार्ट नहीं है उनको ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यूरोपियन यूनियन के रूल्स कुछ इस प्रकार है कि जो उनके आपस के मेंबर नेशंस हैं उनको टैरिफ चार्ज ही नहीं करते वो लोग, उनके बीच में ट्रेड जो रहता है वो हमेशा फ्री ट्रेड रहता है, कोई टैरिफ कोई कोटाज नहीं। वो अलग बात है कि अब UK इसका पार्ट नहीं है, ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है ब्रेक्सिट की वजह से। ब्रेक्सिट के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन कहता है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कोई एक स्पेसिफिक करेंसी फॉलो नहीं करती। लेट से जो INR है वो सिर्फ इंडिया में फॉलो होता है, तो हम मॉनेटरी यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते। बट अगर मैं पाउंड की बात करूं, पाउंड जो है कई यूरोपियन कंट्रीज़ में फॉलो होता है, कई यूरोपियन कंट्रीज़ जो है पाउंड फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक आपस में फॉर्म कर सकते हैं। डॉलर कई जगहों पे फॉलो होता है तो वो लोग एक मॉनेटरी यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। फिर आता है फिस्कल यूनियन। फिस्कल यूनियन एक ऐसा यूनियन है उन कंट्रीज़ के बीच में फॉर्म होता है जिनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो उनके टैक्सेस को लेकर, फिर उनके फाइनेंसेस को लेकर जो पॉलिसी होती है, जिनकी कॉमन होती है, स्टैंडर्ड पॉलिसी वो लोग फॉलो करते हैं। एक ने निकाली दूसरे ने एज इट इज़ फॉलो कर ली, तो वो पॉलिसी जो नेशंस फॉलो करते हैं और मोस्टली वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ही फॉलो की जाती है। फिर आता है हमारे पास इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। ये इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये कहता है एक सिंगल इकोनॉमी, यहाँ पे लिखा है जो मैं वो पढ़ता हूँ आपके लिए, सिंगल इकोनॉमिक मार्केट, कॉमन ट्रेड पॉलिसी, सिंगल करेंसी, कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी।
जब इन सबको कंबाइन कर दिया जाता है तो एक इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन निकल के आता है, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बाकी के एग्जांपल्स में भी क्यों फिट बैठ रहा था, क्योंकि वो एक मेन एग्जांपल जो है उसके अंडर आता है, और वो मेन एग्जांपल इन सब का एक तरह से कंबाइंड वर्जन है। इसकी वजह से ईयू एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल हो जाता है कई जगहों पे। फिर आता है कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अ सिंगल कॉमन मार्केट, अ कॉमन ट्रेड पॉलिसी, अ सिंगल करेंसी, कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, कंप्लीट हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रेड एंड रूल्स। ये कहता है कि ये इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन का भी एक वर्जन एडवांस है। उधर आपने करेंसी और कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी तक सब देखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आपके ट्रेड रूल्स हैं उसके भी हार्मोनाइजेशन, या हर कंट्री के ट्रेड रूल जो हैं सेम होने चाहिए। तो अगेन इधर भी ईयू का एग्जांपल बैठता है, क्योंकि ईयू में भी सबके ट्रेड रूल सेम है, हर कंट्री के ट्रेड रूल सेम आ जाता है। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में। कुछ पॉइंट यहाँ पे इतने इजी हैं, मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, वो आप उनके टाइटल से ही समझते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ करेंगे, आपके साथ उनका ट्रेड बढ़ेगा। जब ट्रेड बढ़ेगा तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, आपका मार्केट साइज़ बढ़ेगा, मार्केट साइज़ बढ़ेगा, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाएंगे। फिर आता है रिडक्शन इन ट्रेड कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जो हमने टैरिफ देखे थे, सारे टैरिफ जो है अगर आप अपने मेंबर नेशंस के साथ ट्रेड करेंगे तो आपका टैरिफ जो है कम हो जाएगा, आपको जो किसी को पे करना पड़ेगा वो कम हो जाएगा, या रिसीव कर रहे होंगे वो भी कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज़ हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर रहे हैं, तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगे। इंक्रीजिंग कंपटीशन। जब नए लोगों को पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी है, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं गुड्स, वहाँ से सस्ते में इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, लोग और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। फिर आती है एफिशिएंसी। ऑब्वियस सी बात है, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रीली मूव करेंगे, अगर इंडिया और यूएस में इंडिया के इंजीनियर्स यूएस जाने लगे, तो इंडिया के इंजीनियर्स बोले जाते हैं कि काफ़ी अच्छे होते हैं, तो अगर इंडिया के इंजीनियर्स जो है बाहर जाने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएस के जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं उनकी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर आता है वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज इन, आप जब दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनको दूसरे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट भी यूज़ करने के लिए ओपन हो जाते हैं। जैसे 1992 से पहले इंडिया में कोको कोला नहीं था, कोको कोला नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं था कोको कोला कैसा टेस्ट करता है, या क्या होता है एक्चुअली में कोको कोला। कुछ लोगों ने तो शायद देखा भी नहीं था कोको कोला क्या, बॉटल क्या होती है, या पता भी नहीं था एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो जब ग्लोबलाइजेशन एल एल एलपीजी हुआ 1992 में, तब लोगों को मालूम पड़ा नई चीज़ों के बारे में। कोको कोला आया इंडिया में, उन्होंने अपना फैक्ट्रीज डाली, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी, और लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। फिर आता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन होती है तो उससे क्रॉस बॉर्डर जो है फाइनेंसिंग क्रिएट होती है। जैसे यूएस के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ये मैं पॉइंट नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही ईजी पॉइंट है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सब आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास। रीजनलिज्म वर्सेस मल्टीनेशनलिज्म। ये क्या कहता है पॉइंट, पहले आपको रीड करना चाहिए। अगर आपने अभी तक रीड नहीं किया तो आप वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट लगाइए, ये रीड कीजिए खुद से, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी है। मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग ब्लॉक्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अमंग मेंबर नेशन। जो मेंबर नेशन हैं उनके लिए ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट करा गया है। बट अगर आप रीजनलिज्म के बेसिस पे चले तो इंडिया और यूएस कभी भी एक ब्लॉक फॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मल्टीनेशनलिज्म किया तो कर पाएंगे। बस इससे आगे मेरे को कुछ बोलना ही नहीं, आप खुद से समझ जाएंगे कि कितना एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकता है रीजनलिज्म और मल्टी नेशनलिज्म। कि इंडिया यूएस अगर डब्ल्यूटीओ के अंडर आए तो मेंबर बन गए, पार्ट बन गए एक अग्रीमेंट का। बट अगर रीजनलिज्म वाइज देखो तो नहीं, इंडिया यूएस पार्ट कैसे बन सकते हैं, इंडिया और यूएस में डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। फिर आता है लॉस ऑफ सॉवरेंटी। अब क्या होता है, जब इतने सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, और वो भी ट्रेडिंग ब्लॉक्स कई सारे कंट्रीज़ को मिला के फॉर्म हुए हैं, तो जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं अलग अलग पार्टी के,
कि मान लीजिए एक कोई ब्रिटेन की पार्टी है, एक पोर्चुगल की पार्टी है, एक स्पेन की पार्टी है, फ्रांस की पार्टी, तो ये सारे जो हैं इनके व्यूज़ जो हैं कंबाइन होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो सॉवरेंटी चली जाती है। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एंड लोकल कंसर्न, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया तो कई बार ऐसा लगता है कि लोकल जॉब्स चली जाएंगी या लोकल बिजनेसेस बंद होने लगेंगे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर आता है इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस। अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का जो एग्ज़िट है फ़िलहाल हो चुका है, बट अगर ऐसा अभी नहीं हुआ होता, पहले लोगों को लगता कि ये एग्ज़िट जो हो रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ब्रिटेन पे काफ़ी डिपेंडेंस है लोगों का, ब्रिटेन कई लोग डेली बेसिस पे इंटर कंट्री ट्रैवल करते हैं जॉब्स के लिए, अगर ब्रिटेन एग्ज़िट कर गया तो फाइनेंशियली कई लोग अनस्टेबल हो जाएंगे। तो वो एक ऑब्वियस सी बात है कि आप इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो रही है आपकी ट्रेडिंग ब्लॉक की वजह से, अगर आप कोई भी उसमें हैम्पर करता है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। ट्रेड डाइवर्जन, अब कई जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं वो नॉन मेंबर्स को ट्रेड करने नहीं देते, जिसकी वजह से कई सारे डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाते हैं नॉन मेंबर्स के लिए, नॉन मेंबर्स के लिए इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज क्रिएट होती है। फिर यहाँ पे आता है यूरोपियन यूनियन और ब्रेक्सिट। मैं आपको बेसिक बताऊंगा, यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो उसके अंडर ऑपरेट करती हैं। हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहूँगा ज़्यादा, आप चाहे तो इसको रीड कर लीजिए पूरे को। सिंपल है, 1951 में ओरिजिनली स्टार्ट होने की बात हुई थी, और काफ़ी हर कुछ साल में कुछ ना कुछ चेंजेस आते गए। फंक्शनिंग की बात करें तो एक ही सिंगल मार्केट बेसिस पे फंक्शन करता है, इंटरनल सिंगल मार्केट के बेसिस पे, या कॉमन मार्केट जिसको बोला जाता है। इनके सारे गुड्स जो है फ्रीली, गुड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सब फ्रीली फ्लो करते हैं, इन पे कोई टैरिफ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। और इन सारे 28 लोगों के बीच में, 28 कंट्रीज़ के बीच में, तो जिसकी वजह से जो है इनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इंक्रीज कॉम्पिटिशन, इंक्रीज स्पेशलाइजेशन, लार्जर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कई सारा बेनिफिट मिलता है। बट फिर क्या हुआ, चलो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। 4 फ्रीडम्स ऑफ सिंगल मार्केट ऑफ द EU: फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फ्रीडम टू इस्टेब्लिश एंड प्रोवाइड सर्विस, ऑब्वियस सी बात है, फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सनस। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब फ्रीली मूव करते तो फिर वो एक एडवांटेजस चीज़ हो जाती है। पर फिर आया यूरोजोन क्राइसिस। यूरोजोन क्राइसिस 2008 में जब वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन आया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स होने लगे थे, गवर्नमेंट की डेट्स बढ़ गई थी, बॉन्ड्स के यील्ड गवर्नमेंट खुद पे नहीं कर पा रही थी, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिनारी हो गया था 2008 का इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस। ये क्राइसिस के चलते ब्रिटेन ने डिसीजन लिया कि वो यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट करेगी, जिसकी वजह से आया ब्रेक्सिट। ब्रिटेन का BR और एग्ज़िट का EXIT, तो आया ब्रेक्सिट हमारे पास, जिसको ब्रिटेन एग्ज़िट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। जून 2016 में UK ने डिसीजन लिया कि हम यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट करेंगे और अपना खुद से ट्रेड कंडक्ट करेंगे, जिसकी वजह से मेन रीजन वाई पीपल ऑफ ब्रिटेन वोटेड टू लीव EU एज फॉलोज: लॉस ऑफ सॉवरेंटी, हमने ऊपर पढ़ा। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन एक अच्छा पॉइंट है, हम इस पर वापस सर्कल बैक करेंगे। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यूके को एक अपॉर्चुनिटी देखिए अपने लिए एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल बेस क्रिएट करना, ताकि कभी भी 2008 जितना बुरा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस ना क्रिएट हो। फिर EU का कंट्रीब्यूशन, यूरोपियन यूनियन में कभी इनका कंट्रीब्यूशन जो है इतना इनका कंट्रीब्यूशन इतना सिग्निफिकेंट था और बाकी नेशंस का नहीं था, और उसके बावजूद इनका जो वोटिंग पावर था वो कंपैरेटिवली कम था, जो इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट कर रहा था। अब मैं इमिग्रेशन की बात करूं तो इमिग्रेशन का पॉइंट मैं यहाँ से आपको पढ़ना चाहूँगा। यूके अट्रैक्ट लार्ज फ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स मैनी फ्रॉम द EU। जो मैंने आपको पॉइंट बोला था कि कई लोग जो है डेली बेसिस पे ब्रिटेन में एंट्री एग्ज़िट लेते हैं सिर्फ जॉब्स के पर्पस के लिए, तो एक इमिग्रेशन का प्रॉब्लम जो हो रहा था UK के लिए क्रिएट हो गया था, ताकि UK को खुद के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करनी है वो हो नहीं पा रही थी, बट इमिग्रेंट्स दूसरे देशों से आके जॉब्स ले रहे थे यहाँ पे, तो वो एक प्रॉब्लम था। फिर हमारे पास आता है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ये सिंपल है, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वो आपस में जब ट्रेड करते हैं उनका एक जो ट्रेडिंग ब्लॉक बना है वही है।
आप यहाँ पे उसके एम्स और पर्पस पढ़ सकते हैं। फिर उनके कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये इनिशिएटिव्स रीड कर सकते हैं। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो भी एक्सप्लेनेशन लायक पॉइंट था मैंने वो एक्सप्लेन किया। अगर लगता है कि कोई पॉइंट स्पेसिफिक समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप मेरे को उसका क्वेरी डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर इस चैप्टर की नोटबुक चाहिए आपको, ये मतलब जो टेक्स्ट बुक है प्लेन बिना मार्किंग की टेक्स्ट बुक चाहिए, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर मार्किंग्स के साथ चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू।